महू में मिशन 2023 की तैयारी, दलित को रिझाने की बारी। अब की बार वोट किस ओर? बीजेपी और कांग्रेस में मची होड़। गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजनीति अंबेडकरमय दिखी। बाबा साहब की जन्मभूमि महू से बीजेपी और कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। यूपी चुनाव में जाति समीकरणों को साधने के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा है। जिस तरह से वहां समाजवादी पार्टी की तमाम जोड़ तोड़ के बीच भी बीजेपी ने दलित वोटों को साधा, उसने पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। यूपी में कभी दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बीएसपी भी अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का ही समर्थन करती दिखी। यदि यूपी का यही फार्मूला बीजेपी एमपी में भी लागू कर पाती है तो यूपी सा ही नजारा मध्य प्रदेश में भी दिख सकता है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी ने अंबेडकर के बहाने दलित वोटर्स को लुभाने के लिए करीब 65,000 बूथों पर अंबेडकर जयंती बनाई। करीब 16% दलित वोट बैंक को साधने बीजेपी ने बूथ पर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया है। जिन बाबा साहब ने संविधान दिया, वोट का अधिकार दिया, उन बाबा साहब को कांग्रेस ने कोशिश ये की कि वो कभी उस अधिकार जो के कारण संसद में चुनाव जीत के ना जा पाए। अगर चुनाव वो ना जीत पाए तो इस षड्यंत्र का अगर पाप किसी के सर पर है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेरे बहनों भाई, आज प्रत्येक बूथ पर 64,364 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर, सामाजिक समरसता के संकल्प को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, जो बाबा साहब का मंत्र था, उस पर आज हम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे और बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के आज हम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। दलित पर राजनीति नई नहीं है। सत्ता में लंबे वक्त तक बने रहने के लिए दलित आदिवासी वोट जरूरी है। हालांकि प्रदेश में बीएसपी ऐसी पार्टी है जो दलित वोटर्स पर अपना असर डालती है, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर उसने बीजेपी को ही राहत पहुंचाई थी और ये बात कांग्रेस भी भलीभांति जानती है। इधर कांग्रेस भी दलितों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बाबा साहब अंबेडकर को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सच्चे मानवतावादी थे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि हम बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति लगाएं। तो हमने ये तय किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बाबा साहब की, और सबका सहयोग लेंगे। वहीं आंकड़े बताते हैं कि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गईं, तो बीएसपी को महज 1 सीट ही मिली थी। इनके अलावा 28 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाता जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन आरक्षित सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस भी इस बड़े वोट बैंक को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का जय भीम। मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस है। बाबा साहब की 131वीं जयंती पर दोनों ही दल ने दलित वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना नैरेटिव तैयार कर लिया। चाहे 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, अभी से दोनों दल की रणनीति ना सिर्फ समझ आने लगी है बल्कि उसकी तैयारी भी जोरों पर है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बीएसपी का अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा? क्योंकि जब 2018 की तरफ हम नजर डालते हैं तो जो वोटर्स बीजेपी के साथ रहा करता था वो थोड़ा सा छिटका। बाद में उपचुनाव हुए तो स्थितियां फिर बदल गई। लेकिन अब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि यदि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ गए तो शायद 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा।
लेकिन कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। आज यही हमारा मुद्दा है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुशील शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। यूपी में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी खासकर दलित वर्ग को साधने में कामयाब रही। रिजल्ट हम सबके सामने है। और जो आपने ये कहा जाए जिस तरह की तैयारियां की, लेकिन अब क्या उसी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में आप बढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि आज जो दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी 65,000 बूथों तक पहुंची और कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने का प्रयास किया, आपकी योजनाओं का बताने का प्रयास रहा। लेकिन इन सब के बीच बसपा का क्या होगा मध्य प्रदेश में? जी देखिए मनोज जी, मुझे ये कहने में कोई अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि देश की राजनीति 2014 के बाद बदली है। ये जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसकी जगह अब विकासवाद की राजनीति चलती है। और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने जिस उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो हितग्राहियों की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशियरी, उसका कारण बताया है। तो जब चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जब उनको 80 करोड़ लोगों में वो शुमार होते हैं और उसको मुफ्त में अन्न मिलता है, जब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जब उनको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिलता है, आयुष्मान योजना से इलाज मिलता है, जनधन योजना के माध्यम से जो अकाउंट खुला उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनती है, तो वो सरकार का काम और विकास इन दोनों को स्वीकारता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम अपनी सरकार की हितकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गांव गरीब किसान तक ले जाना चाहते हैं। तो ये जो तैयारी है, ये पॉजिटिव तैयारी है। परंतु आज बाबा साहब की जयंती को लेके जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है या उनको स्मरण करते हुए उनको विचारों को आगे ले जाने का प्रयास किया है, इसको वोट बैंक से ना जोड़ें। बाबा साहब का जो योगदान इस देश की आजादी में और उसके बाद संविधान के निर्माता से लेके खुद ऐशो आराम का जीवन त्याग के पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में है, उसको निश्चित ही स्मरण किया जाना चाहिए। और कांग्रेसियों ने जो उनके साथ अन्याय किया, आप देखिए 1990 तक कांग्रेसियों ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, जबकि पंडित नेहरू 1964 में नहीं रहे, जबकि उनको भारत रत्न 55 में दे दिया गया था। इंदिरा गांधी जी 84 में नहीं रही और उनको भारत रत्न 71 में दे दिया गया था। राजीव गांधी 1991 में नहीं रहे और 1991 में ही उनको भारत रत्न मिल गया था। परंतु बाबा साहब 1956 में नहीं रहे और उनको भारत रत्न किसने दिया? 1990 में अटल जी की पहल पे भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारों में। जिस व्यक्ति ने इस देश में संविधान दिया, उसके चित्र को संसद में नहीं स्थापित होने दिया, उसको भी स्थापित 1989 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पे कांग्रेस ने पंडित नेहरू, जो उनको अपना स्पष्ट प्रतिद्वंदी मानते थे, उनके साथ अन्याय किया, उनको सिर्फ पिछड़ों के नेता तक सीमित रखा। तो आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा ना देखे कि जो 10% वोट बैंक का 10% जो आपका वोट शेयर बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, राजनीति अब जो पीछे हो चुकी है। नहीं, लेकिन आशीष जी, इसको ऐसा ना देखे जो 10% वोट शेयर आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। यदि हर बूथ पर आप पहुंच रहे हैं, पहले आपने बूथ विस्तार किया, आज बूथ पर दलित वर्ग को साधने का प्रयास, तो इसको कहा ही जा सकता, क्योंकि एक तरफ आपके जो अनुसूचित जाति वर्ग के प्रभारी थे तो उनके साथ एक सामान्य वर्ग के प्रभारी थे। ऐसी आपने संरचना ही की है, तो वो दिखाई तो देता। देखिए, जब हम 10% वोट बैंक बढ़ाने की बात करते हैं तो ये कोई जोड़ तोड़ की राजनीति से नहीं, किसी विशेष वर्ग को कोई तुष्टीकरण करके नहीं, अपितु अपनी जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को 10% जनता तक और पहुंचा के, और इसके लिए हमारा कार्यकर्ता लगा है। आपने देखा होगा किस तरीके से हमने सेवा ही समर्पण का अभियान चलाया और वर्तमान में भी हम इसी पखवाड़े को मना रहे हैं। तो जब सरकार की योजनाएं बड़े वर्ग को लाभान्वित करेंगी तो निश्चित ही वोट बैंक बढ़ेगा। और ये पॉजिटिव एक एफर्ट है सरकार का, ना कि पहले जो सरकारें प्रयास करती थी जोड़ तोड़कर समीकरण बिठा के, वो प्रयास नहीं है। हम बूथ पर जाके सही में लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव अप्रोच है।
भारतीय जनता पार्टी के मित्र का अभी आपने वक्तव्य देखा, उसमें सकारात्मकता कहीं कुछ नहीं। उस दलित समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता नहीं पाए। उन्होंने किस तरीके से नेहरू जी मतलब झूठ बोलना ऑन स्क्रीन आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखिए। आज जिस बाबा साहब अंबेडकर को पूरा देश और पूरा विश्व पूज रहा है कानूनविद मानकर, 284 लोग थे उस संविधान सभा में जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। मनोज जी, अगर कोई प्रतिद्वंदता, कोई राग द्वेष अगर कांग्रेस पार्टी या उस समय के नेता जैसे नेहरू जी का आप जिक्र कर रहे हैं अगर रखते तो बाबा साहब अंबेडकर उस संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं होते। वो मान सम्मान बाबा साहब अंबेडकर को और हर दलित और पिछड़े समाज को देने का काम जो कांग्रेस ने किया, कभी वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख के नहीं किया है। मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, आज इनके नेता कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाने का अनाज प्रदान करते हैं और किस तरीके से वोटों को हासिल करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। पोलिंग बूथ पर ले जाके, मतलब आज भी अगर दलित समाज की कोई बैठक की जा रही है तो वो राजनीतिक उद्देश्य को लेके की जा रही है, उनके उत्थान को लेके कोई चर्चा नहीं हो रही। ये बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, उत्थान को लेकर क्यों चर्चा नहीं हो रहा है अजीत जी? जैसा अब जो आज कहा, आज तो शिवराज जी ने कहा कि अंबेडकर जी के नाम पर कई योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसी बातें देखने को मिली, तीर्थाटन यदि करा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कराएंगे तो वो 5 जो चीजें हैं उन स्थानों पर भी जाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने का प्रयास तो है और आप देखिए उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिखा है। आप लोग कहाँ चिटक रहे हैं, क्योंकि ये वर्ग तो आपके साथ रहा करता था। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो दलगत राजनीति आज अन्य राजनीतिक दल जातिवाद धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसमें पिछड़ गई। ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात की, आज भी भले ही राजनीतिक परिणाम स्वरूप हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो, पर मनोज जी हमने विकास की राजनीति को नहीं छोड़ा, हमने सर्वधर्म समभाव की राजनीति को नहीं छोड़ा, हमने सर्व विकास की नीति को नहीं छोड़ा, हम सर्व समाज को लेके साथ करने चलने की नीति जो कांग्रेस पार्टी की रही है। भले ही हमें राजनीतिक परिणाम सकारात्मक न मिल रहे हो अनेकों राज्यों में, परंतु हम अपने जो मुद्दे हैं, जो विकास की नीति है, रीति है, सबको साथ लेके चलने की जो नीति है, वो उसको कांग्रेस पार्टी कभी भी पीछे नहीं हट रही। और कांग्रेस पार्टी अगर काम करती है तो कांग्रेस पार्टी सामने वाले पे उंगली दिखा के नहीं करती, अपनी लाइन बड़ी करके करती है। आज भारतीय जनता पार्टी लाइन छोटी हो रही, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। लाइन छोटी हो रही ना, ये लाइन आपने हालांकि खुद स्वीकार किया इस बात को कि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं हाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर लाइन तो छोटी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन बड़ी कर रही है। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं ना जी। आज अगर तात्कालिक लाभ, देखिए मैं एक बात बताऊं, कोई अगर अनैतिक तरीके से प्रगति करता है, अनैतिक रास्ते से अगर धन को अर्जित करता है या उसका विकास तात्कालिक दिखता है मनोज जी, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। ये आप देखिए, जो फसल आज भारत की राजनीति के द्वारा, भारत की सरकारों के द्वारा जो केंद्र में बैठी और अनेकों राज्यों में बैठी है, जो फसल आज बो रहे हैं, वो फसल को अफगानिस्तान काट चुका है, श्रीलंका काट रहा है और पाकिस्तान काट रहा है। ठीक है, चलिए मैं श्रीलंका आज इस देश में बोई जा रही है जो सबसे ज्यादा घातक है। आज देश में महंगाई पे चर्चा नहीं है, रोजगार पे चर्चा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अब यही तो आपको करना ना, ये तो आपकी नाकामी है जी। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, सुशील शर्मा जी, सवाल यही है कि 2018 में मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस अपनी स्थितियां ठीक करने में कामयाब रही, बल्कि इस वर्ग को अपने साथ लाने में भी कामयाब होती दिखाई दी। ये बात अलग है कि जब उपचुनाव हुए तो फिर चीज़ें बदल गई और फिर ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का असर मध्य प्रदेश पर है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश का असर मध्य प्रदेश पे तो स्वाभाविक रूप से होगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है, आपको अगर 2023 में सरकार बनानी है तो आपको सीटों का आकलन तो करना ही होगा। और उन सीटों का जब आकलन करते हैं आप, तो बहुत स्पष्ट है कि 35 सीटें आपकी अनुसूचित जाति की और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो दोनों ही वर्गों में बीजेपी को 2018 में बड़ा झटका लगा था। मतलब कांग्रेस ने तो अनुसूचित जाति की सीटों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके वोट शेयर उसका लगभग 60-60% बढ़ गया था। तो ये अगर बीजेपी अपना लक्ष्य लेके चल रही कि उन्हें 41 से 51% जाना है,
तो सारी ही सीटों पर आपको मशक्कत करनी होगी। फिर ये 35 सीटें भी शामिल है और 47 सीटें वो भी शामिल हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि बीजेपी जो उसका सीट भी कम हुई और वोट भी जो लगभग 2-2.25% कम हुआ था, तो ये जो अंतर है इस अंतर को पूरा किया जा सके, इसलिए सामाजिक समरसता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल बिना राजनीतिक लाभ हानि के कोई भी काम नहीं करता है। तो सरकार जरूर जो है सभी के जनता के लिए काम करती है, लेकिन राजनीतिक दल का तो उद्देश्य है राजनीति करना। तो मैं इसमें कोई गलत भी नहीं। अगर आप अपने उन जो समुदाय आपसे दूर चला गया उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और दोनों ही दल ऐसे करते हैं। क्या कांग्रेस कम तैयारी कर रही है? कांग्रेस भी उसी तरफ जा रही है। और सबका लक्ष्य यही है कि 35 में से ज़्यादा सीटें जो है अपने 2013 में उनको मिल सके, क्योंकि 18-16 के अंतर पे दोनों आ चुके हैं। तो ये कवायद है और इसी कवायद को लेकर दोनों दल जो है सामाजिक बसपा कहाँ मध्य प्रदेश में आज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह के कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, उसमें भाजपा दिखाई दे रही है, कांग्रेस दिखाई दे रही, बसपा को कहाँ दिख रहा है? क्योंकि बसपा का सहयोग मिला उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही नहीं। मध्य प्रदेश में देखिए, बहुजन समाज पार्टी का 2023 में क्या रुख रहेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक जो धारणा जो बनी है यूपी चुनाव का, जो रिफ्लेक्शन जो अगर वो ये है कि यहाँ भी बहुजन समाज ये बात सोच सकता है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके के निर्णय बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में लिए, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उससे संबंधित जो 7 से 8% वोट है वो जरूर जो है विचार कर सकता है। और यही इसी दुविधा को दूर करने के लिए दोनों दल उनमें पैठ बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2023 में क्या रुख लेती वो अलग बात है, लेकिन इस वोट बैंक की तरफ दोनों ही दलों की नजर है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजनीतिक पार्टियां है, अपनी राजनीति करने के लिए सब कुछ करेगी। आशीष जी, कुछ सवाल थे अजीत भदौरिया जी के, कुछ आरोप भी थे आप पर, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ नया आप लोग लेकर आ रहे हैं? यदि बात होती है पुरस्कारों की, जैसा आपने कहा कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर को आपने अलंकरण दिया तो वो आपने दिया, वो नहीं दे पाए, लेकिन क्या इन सब से काम होगा? क्योंकि बात तो है लोगों की राह बदलना चाहिए, लोगों की स्थितियां बदलना चाहिए, दशा बदलना चाहिए, मुद्दा तो ये है। देखिए मनोज जी, मैं तीनों बातों पे आता हूं। सबसे पहले आदरणीय सुशील जी जो कह रहे थे कि राजनीतिक दल है, राजनीतिक फायदे के लिए काम करेंगे, ठीक बात है। हर परीक्षार्थी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए परीक्षा देता है, पर कुछ परीक्षार्थी होते हैं जो अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए, और कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया इसको तय करना चाहते हैं परीक्षा के माध्यम से। और कुछ ऐसे होते हैं जो नकल करके भी ये तय कराना चाहते हैं कि उनने परीक्षा पास कर ली। भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन में बदलाव करके गांव गरीब किसान की जीवन को सकारात्मक रूप से मोड़ के अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, और ये बहुत स्पष्ट है। एक बात, अब अजीत जी जो कह रहे थे तो मुझे वो गालिब का शेर याद आ रहा था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो अगर अजीत जी अभी भी मानते हैं कि इनकी विकास की और सर्वधर्म की राजनीति के बाद भी ये पीछे छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का और जनता की बुद्धिमत्ता को अभी भी नहीं स्वीकार रहे हैं। इन्हें मानना पड़ेगा, इन्होंने निश्चित ही पिछड़े वर्ग के साथ, SC ST के साथ अन्याय किया, उनके नेता के साथ अन्याय किया, और जब उस वोट बैंक को समझ आया कि ये सिर्फ उनको शोषित करना चाहते हैं तो वो इनसे छिटक गया। अब इन्होंने मुझसे कहा कि अध्यक्ष ना होते तो आप बताइए ना कि बाबा साहब को 2 चुनाव हरवाने में नेहरू जी ने क्यों अग्रणी भूमिका निभाई। इन्होंने कहा कि दलितों के लिए क्या किया। अरे मैं दोबारा कहता हूं, 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में अन्न दिया जाता है उसका बड़ा लाभार्थी यही समाज होता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसके ऊपर एक छत पे एक कमरे के निर्माण के लिए, उसके पक्के घर के निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है, सबसे बड़ा लाभार्थी यही वर्ग होता है। आयुष्मान का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? जनधन योजना के माध्यम से पैसा किसको मिला? कौन सा वो दलित किसान है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? तो ये जो योजनाएं हैं इसी वर्ग के लिए हैं। और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब और दलित के लिए क्या किया गया? देखिए, किसी भी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ पुरस्कार या पुष्पांजलि अर्पित करके नहीं, अपितु उसके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ली जाती है। आप बताइए,
2014 तक इस देश में क्या बाबा साहब की जयंती को इसी जोर शोर से मनाया जाता था? बाबा साहब को तो तिरस्कृत करके सिर्फ एक पिछड़े हुए वर्ग का नेता के तौर पे इन्होंने इनको समेट दिया था। बाबा साहब के जो वृहद विचार हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिए हो, अब इस देश की जनता ने जानना प्रारंभ किया है। मैं दोबारा कहता हूं, बाबा साहब के सच्चे विचारों को अगर मूर्त रूप किसी ने दिया है तो मोदी जी की सरकार ने दिया है। अजीत जी देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आप आश्रित बना रहे हैं, आप उनके विकास की कहां बात कर रहे हैं? जो भारतीय संविधान ने अगर आरक्षण के माध्यम से पिछड़े और दलित वर्ग को उत्थान करने की दिशा में काम किया है कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, उस आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। और इनके जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, जो बिहार चुनाव के समय उनका स्टेटमेंट अपने आप स्पष्ट हो गया था, और यदा कदा भी भारतीय जनता पार्टी के जो मास्टरमाइंड है पर्दे के पीछे जो काम अजीत जी, आरक्षण बहुत जरूरी है, आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन क्या बाकी चीज जिस पर आपने कहा, आपने माना कि हमसे कहीं गड़बड़ हो रही, गांधी आपके, अंबेडकर आपके जैसा आप कहा करते थे, बड़ी चतुराई के साथ भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लेकर आ गई। देखिए, तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी तो सिवाय अपने वैचारिक नेताओं के, जिनके सहारे आरएसएस से लेके जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई, संगठन खड़ा हुआ, उनके लिए उनके नाम पे कहां वोट मांग रही भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए ना। सब कांग्रेस के नेताओं के पीछे खड़ी है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हो, या गुलाम नबी आजाद जी हो। आज इन्होंने अपने किस वैचारिक नेता के विचारों को सामने रखकर जनता से वोट मांगा? किस अपने नेता वही तो कह रहे हैं कि आप अपनों को ना संभाल पाए तो उन्होंने उनको अपने पास ले लिया। जी, आप अपनों को नहीं संभाल पाए तो उन्होंने आपके लोगों को अपने साथ ले लिया। देखिए, हमने अपनों को संभाला है, हमने उनको इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज आप अगर सत्ता में हैं तो सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करके उनके लिए आप एक आभा मंडल तो बना सकते हैं, परंतु आप बताइए कि दोहरा चरित्र, एक तरफ गांधी को गाली देने वाले लोग खुलेआम इनका एयरपोर्ट पे विजय जुलूस की तरह जुलूस निकलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुपचाप बैठी रहती हैं। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर ये गांधी की और गांधी की विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं। ठीक है सर, हम सुशील जी, ठीक सर, समय इजाजत नहीं रहे। सुशील शर्मा जी, सुशील जी से एक समग्र प्रतिक्रिया। सुशील जी। नहीं, देखिए, दोनों ही दल मुझे लगता है कि पूरा फोकस जो है चुनावी उस पर ही है, और ये चुनावी मोड मुझे लगता है बहुत अभी से जो है तैयारी शुरू कर दी है। आशीष जी के अपने तर्क हो सकते हैं, पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक रूप से अपने लाभ हानि के लिए ही दोनों दल काम कर रहे हैं। और बीजेपी को जो 2018 का झटका लगा था, हालांकि ये इनके लिए ये अच्छी बात ये थी कि 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तो जरूर उन्होंने विंध्य की 6 में से 3 सीटों पर जो है जीत दर्ज की थी, और यहाँ बाकी मध्य प्रदेश की जो उपचुनाव में 12 सीटें थी उसमें से भी 3 में से 2 सीटों पर एससी की जो है वापस काबिज होने में सफल हुए थे। तो ये है, लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती है कि एससी का वोट बैंक जो है मूलतः जो है कांग्रेस का है, बीजेपी कितने समय तक उनको रोक के रख सकती है, इसलिए आप तमाम योजनाएं भी हो देखिए, और ये समरसता भी इसी कारण चलाई जा रही कि उस वोट बैंक को स्थायी रूप से बीजेपी का बनाया जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसी पर नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेकिन कांग्रेस आगे क्या करेगी? खैर, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आशीष जी, अजीत जी और सुशील जी। मध्य प्रदेश में आज यानी जब अंबेडकर जयंती मनाई गई तो नज़ारा कुछ अलग रहा। बीजेपी ने 65,000 बूथों तक पहुंचने की बात कही और कांग्रेस भी उसी तरह अपनी राह पर चलती नजर आई। लेकिन यदि 2018 को हम देखते हैं तो चीज़ें बदली सी थी। शायद बीजेपी इस बात को समझ रही है और इसीलिए 2023 की जब लाइन बड़ी करेगी तो उसी की तैयारी है। पर कौन कितनी तैयारी में अव्वल होगा, क्योंकि अब बात बदली सी है, वो भी सब समझते हैं, आप भी सब समझते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।